नमस्कार। आज ना ग्रामर की एक ऐसी पहेली सुलझाते हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन सच बताऊं, इसके पीछे एक इतनी आसान ट्रिक है कि मजा आ जाएगा। अरे हाँ, ये तो देखा देखा सा लग रहा है ना। हम सब ने अपनी स्कूल की किताबों में ऐसी वर्कशीट जरूर देखी है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। और पहली नजर में देखकर थोड़ा डर भी लगता है। इतने सारे सेंटेंस, लगता है कितने सारे नियम होंगे। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी शीट के हर एक सवाल को हल करने का एक बहुत ही सिंपल, एकदम यादगार तरीका हो। एक ऐसा तरीका जो फिर कभी नहीं भूलेगा। चलिए आज उसी सीक्रेट नियम का पर्दाफाश करते हैं। ठीक है, तो उस ट्रिक पर जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दो चीजें हैं क्या, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आखिर ये होते क्या है और इनमें फर्क क्या है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस तो बहुत ही सीधा साधा है। इसमें जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्ता, वही काम कर रहा होता है। वो एक्शन का डूअर है। समझिए कि वही कहानी का हीरो है जो सब कुछ कर रहा है। और अब आता है पैसिव वॉइस। यहाँ ना कहानी थोड़ी पलट जाती है। इस तरह के वाक्य में सब्जेक्ट काम नहीं करता, बल्कि काम उस पर होता है। वो एक्शन को रिसीव करता है। मतलब फोकस काम करने वाले पर नहीं, बल्कि काम पर चला जाता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक्टिव वॉइस में डाकिया हीरो है जो काम कर रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में हीरो पत्र बन गए क्योंकि काम उन पर हो रहा है। डाकिया अब उतना जरूरी नहीं रहा। ये फर्क एकदम साफ दिखाई देता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस सुपर पावर की। ये एक बहुत ही सिंपल, सिर्फ 3 स्टेप्स वाला टूल है जो किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पासिव में बदलने में हमारी मदद करेगा। बस ये 3 कदम याद रखने हैं। स्टेप 1, सेंटेंस के 3 मेन हिस्से पहचानिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। स्टेप 2, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आपस में बदल दीजिए। और स्टेप 3, वर्ब को बदल दीजिए। एम, इज या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगा दीजिए। बस इतना ही करना है। चलो अब इस नए 3 स्टेप वाले नियम को सीधा हमारी वर्कशीट के कुछ एग्जाम्पल्स पर लगाकर देखते हैं। थ्योरी तो समझ ली, पर असली मजा तो इसे प्रैक्टिकल में देखने का है। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, ही हेल्प्स द पुअर। एकदम सीधा और सरल वाक्य है। तो यहाँ हमारा पहला स्टेप पूरा होता है। हमने वाक्य के तीनों हिस्सों को पहचान लिया है। सब्जेक्ट है ही, वर्ब है हेल्प्स और ऑब्जेक्ट है द पुअर। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से हमारा नियम काम करता है। द पुअर जो पहले ऑब्जेक्ट था, अब सब्जेक्ट बन गया है। ही जो सब्जेक्ट था, वो बाय हिम बनकर आखिर में चला गया। और हेल्प्स बदल गया आर हेल्प्ड में, क्योंकि द पुअर प्लूरल यानी बहुवचन है, इसलिए उसके साथ आर लगा। देखा कितना आसान है। चलिए अब एक थोड़ा सा मुश्किल वाक्य देखते हैं। द टीचर टीचेस यू इंग्लिश। अच्छा, इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यू और इंग्लिश। लेकिन घबराने की बात नहीं है, नियम वही रहेगा। तो हम यू को सब्जेक्ट बना सकते हैं और वाक्य बन जाएगा, यू आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। टीच का पास्ट पार्टिसिपल होता है टॉट। पैटर्न बिल्कुल वही है जो हमने अभी अभी सीखा। ठीक है, तो अब जब हम पॉजिटिव सेंटेंस में माहिर हो गए हैं, तो एक लेवल ऊपर चलते हैं। सवाल ये है कि क्या ये नियम नेगेटिव वाक्यों और सवालों पर भी काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। बस एक छोटा सा बदलाव करना होगा। तो अगली चुनौती है ये नेगेटिव सेंटेंस। वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ ध्यान से देखिए, हमने सब्जेक्ट यानी वीना और ऑब्जेक्ट यानी अ सॉन्ग को बदल दिया, वर्ब को इज संग में बदल दिया, और जो नॉट था उसे इज और संग के बीच में रख दिया। तो याद रखने वाली बात यह है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आता है। और अब एक सवाल, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स? क्या हमारा नियम यहाँ भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा। देखिए, सवाल का स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब आर को वाक्य के शुरू में ले आते हैं। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। ऑब्जेक्ट द प्लांट्स सब्जेक्ट बन गया और वर्ब वाटर वाटर्ड में बदल गया, है ना एकदम आसान। तो हमने ये तो सीख लिया कि एक्टिव को पैसिव में बदलना कैसे है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों है। ये सिर्फ ग्रामर का कोई नियम नहीं है, बल्कि लिखने में एक बहुत पावरफुल टूल है। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कई जगह बहुत काम आता है, जैसे जब कोई फॉर्मल या साइंटिफिक बात कहनी हो,
या तब जब पता ही न हो कि काम किया किसने, जैसे अगर कहना हो माई वॉलेट was stolen, या फिर जब काम करने वाले से ज्यादा खुद काम पर जोर देना हो, जैसे द डिसीजन was made। तो अब हमें एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम भी पता है और ये भी पता है कि इसे कब इस्तेमाल करना है। लेकिन असली मास्टरी इस बात में है कि ये जाना जाए कि कब एक्टिव वॉइस ज्यादा असरदार होता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब नियम पता चल गया है तो इसे कब तोड़ना बेहतर है ताकि हमारी बात में और ज्यादा दम आए?